ये एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 6 दे दी हमें। बी भी एक डिटर्मिनेंट है, तो डेट ऑफ बी पूछा गया है, उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आनी चाहिए, है ना। तो इस डिटर्मिनेंट को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। मान लो मैं इसकी बात करूं तो देखो, वन ऑफ दी ऑप्शन क्या आएगा, ये P आएगा, ये Q आएगा, ये R आएगा, A प्लस एक्स आएगा, B प्लस वाई आएगा, C प्लस जेड आएगा, A प्लस P आएगा, B प्लस Q आएगा, C प्लस R आएगा। ठीक। और प्लस, आज क्लास 4 बजे से पहले मैं छोड़ नहीं रहा हूं। और आगे X Y Z, और फिर से ये A प्लस एक्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। चलो पहले लिख ही दे रहे हैं, कोई बात नहीं। ये आएगा B प्लस वाई, C प्लस जेड, ए प्लस पी, बी प्लस क्यू, और सी प्लस आर। ऐसा लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है। तो अब इस डिटर्मिनेंट को फर्दर तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ेंगे? इसको लिख दिया पी क्यू आर, और यहां ए बी सी, और ए प्लस पी, बी प्लस क्यू, सी प्लस आर। मैं केवल इसकी बात कर रहा हूं, उसको बाद में छेड़ेंगे, ठीक है ना। एक एक करके बात समझने की कोशिश करते हैं। प्लस यहां पर क्या आएगा, ये पी क्यू आर एज इट इज आएगा। यहां क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड, ए प्लस पी, बी प्लस क्यू, सी प्लस आर। यहां तक क्लियर होगी बात, है ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है। अब फिर इसको फर्दर तोड़ा जा सकता है, इतना पता है। एक बार एबीसी आएगा तो सेम कॉलम हो गए, दो सेम रोज हो गए, जीरो जगह लिए। एक बार पी क्यू आर आएगा, फिर से सेम हो गए, तो ये तो कंप्लीट जीरो हो गया, हटा दो इसको। तो क्लियर होगी बात यहां तक, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। इसकी बात करते हैं, इसमें पी क्यू आर आएगा, नीचे वाला एक पी क्यू आर आ जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर एक क्या बचेगा नीचे इसके अंदर में से, जो पी क्यू आर वाला हटा दूंगा, तो वो पी क्यू आर एक्स वाई जेड ए बी सी, एक बचेगा और कोई नहीं बचेगा। एम आई राइट, यहां तक क्लियर है। अगले वाले की बात करें, इसके अंदर में अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए फिर से ऐसे देख लो जरा, एक्स वाई जेड, और यहां पर एक तो अगर मैं केवल सेकंड रो को तोड़ने की बात करूं, एक बार एक्स वाई जेड आएगा, तो एक्स वाई जेड वाला तो जीरो हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। जो बचेगा उसको लिख दे रहा हूं, ए बी सी, ये बचेगा ए प्लस पी, बी प्लस क्यू, सी प्लस आर, ये बचा। राइट। इसको फिर दोबारा दो में तोड़ेंगे। अगर एबीसी वाला लेंगे, वो तो ये दोनों रोज सेम हो जाएंगे, वो फिर जीरो हो जाएगा। क्या बचेगा, केवल पी क्यू आर वाला। तो यानी यहां से क्या बचेगा, केवल ये बचेगा एक्स वाई जेड ए बी सी, और ये क्या बचा, पी क्यू आर। तो यानी फाइनली आपके पास एक ये बचा डेट, और एक ये दूसरा डेट बचा। ठीक है ना। अब इसको इसके साथ कंपेयर करना है हमने। अब इसको कंपेयर करने के लिए रोज को इंटरचेंज कर लेते हैं, है ना। तो ए बी सी यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पी क्यू आर नीचे है, और एक्स वाई जेड नीचे आ रहा है। तो एक काम कर लो, अगर पी क्यू आर मुझे कहां चाहिए, इसको और इसको इंटरचेंज कर दोगे तो पी क्यू आर बीच में आ गया, एक्स वाई जेड ऊपर आ गया। वन चेंज हो गया, वन चेंज हुआ तो नेगेटिव साइन हो जाता है, हमने पढ़ा हुआ ये बात। अब ये पी क्यू आर बीच में आ गया, और एक्स वाई जेड ऊपर आ गया, एक्स वाई जेड ऊपर और एबीसी नीचे, उल्टा चाहिए अपने को। फिर दोबारा एक और चेंज कर दिया, तो कैन आई से दिस वैल्यू इज सेम एज दिस वैल्यू, यस और नो। दो इंटरचेंज करने के बाद आ जाएगा, दो रोज के चेंज करने के बाद। तो यानी इस डेट की वैल्यू भी कितनी आ गई, 6, यस और नो। अब इसकी बात कर लो, अब एबीसी बीच में आ रहा है, और पी क्यू आर, अब एक्स वाई जेड, पहले तो एक काम कर लो, इसको और इसको इंटरचेंज कर दो। एक्स वाई जेड नीचे आ गया, एक चेंज हो गया। अब पी क्यू आर ऊपर आ गया, ए बी सी नीचे है, हमें इसके अंदर में भी इंटरचेंज एक और करना पड़ेगा। तो यहां भी दो इंटरचेंज हो गए, इवन नंबर ऑफ चेंजेस हो गए, तो इसकी भी वैल्यू सेम रहेगी, ये भी 6, ये भी 6। तो आंसर इज फाइनली 12। समझ आ गई बात? बोलो क्लियर है यहां तक? किसी को कंफ्यूजन हो तो बोल दीजिए। डन, श्योर, शिवन समझ में आ गई बात? चलिए अगली बात एक लिखें, ये लिख लो पहले। तो जब भी आपको ये समझ में आनी चाहिए बात, आज के बाद डिटर्मिनेंट के अंदर में एडिशन या सब्ट्रैक्शन अगर एक एलिमेंट का नजर आ रहा है, हर रो के हर एलिमेंट का, तो उसको ब्रेक डाउन करेंगे डिटर्मिनेंट में, दो डिटर्मिनेंट्स के अंदर में, और तोड़ तोड़ करके उसी मैनर में ले आएंगे जो आपके पास ओरिजिनल डेट दिया हुआ है, उसके बाद अप्रोच करेंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बात करते हैं।
लिखे, एक नोट बना करके एक लाइन लिखे। बोलना शुरू करूं? अच्छा प्लीज लिख लो इसको। डन? नो कंफ्यूजन? चलिए एक लिखे जरा, एक लाइन लिखो। फॉर अ डिटर्मिनेंट of order n, for a determinant of order n, delta base c is equal to delta power n minus 1. Delta base c equals delta to the power n minus 1, where delta base c is the determinant, where delta base c is the determinant formed by cofactors formed by cofactors of delta, formed by cofactors of delta, राइट? कहने का मतलब क्या हुआ? डेल्टा कोई एक डिटर्मिनेंट है जिसका की ऑर्डर हमने कहा n है, और डेल्टा बेस c सेम ऑर्डर का एक डेट बनाया गया, किसके द्वारा? कोफैक्टर्स ऑफ डेल्टा। कोफैक्टर तो निकालने हमें आते हैं, हमने पढ़ा हुआ कि हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकलेगा सी आई जे इज माइनस 1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे। एम आई जे मतलब माइनर। मान लो इस एलिमेंट का माइनर निकालना है तो इसको और इसको छोड़ दोगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस था। समझ में आती है बात? तो मैं कह रहा हूं आपके पास दो डिटर्मिनेंट, एक गिवन डिटर्मिनेंट और दूसरा एक डिटर्मिनेंट जो हर एलिमेंट के कोफैक्टर्स का इस्तेमाल करके डिटर्मिनेंट बना गया है। तो उन दोनों डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू के बीच में ये एक रिलेशन होता है। प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। प्रूफ बताने में बताया जा सकता है डेल्टा बेस सी इज डेल्टा की पावर n माइनस 1, जहां पर n इसका एक ऑर्डर होगा। प्रूफ नहीं इंपॉर्टेंट है, मैं एक क्वेश्चन लिखा रहा हूं, क्वेश्चन लिखो। आप ये बात चेक कर सकते हैं, एक काम करिएगा, बहुत आसान तरीका प्रूफ के लिए। एक कोई भी एक डिटर्मिनेंट ऑर्डर 2 का ले लेना, कैलकुलेशन भी लंबी नहीं होगी। और जो मैंने कहा एक डिटर्मिनेंट नया कोफैक्टर्स से बनने वाला, वो भी निकाल के देख लेना, आपके पास अपने आप आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो एक क्वेश्चन है, लिखिए, लेट डेल्टा बेस 0 इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये डेल्टा बेस 0 है। आगे लिखे, एंड डेल्टा बेस 1 and delta base 1 denotes
the determinant formed by cofactors of the elements of delta base 0. Let delta base 1 denotes the determinant formed by cofactors of elements of delta base 0, and delta base 2 denotes the determinant formed by the cofactors of delta base 1. Delta base 2 denote the determinant formed by cofactors of delta base 1. लिख ली बात? Similarly, next time लिखे delta base n denotes the determinants formed by the cofactors of delta base n minus 1, of delta base n minus 1. Then the value of determinant delta base n, the value of determinant delta base n is, चार ऑप्शंस लिख रहा हूं, एक ऑप्शन सही है. पहला ऑप्शन है डेल्टा बेस 0 की पावर 2n, दूसरा ऑप्शन है डेल्टा बेस 0 की पावर 2 की पावर n, थर्ड ऑप्शन है डेल्टा बेस 0 की पावर n स्क्वायर, और फोर्थ ऑप्शन है डेल्टा बेस 0 का स्क्वायर. इन चार में से कौन सा एक ऑप्शन सही है? सेम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है जो मैंने अभी अभी आपको बताई. डेल्टा बेस c इक्वल डेल्टा टू द पावर n माइनस 1. क्लियर होगी बात? करो क्वेश्चन, ट्राई करो, फटाफट से ट्राई करेंगे सब लोग. हाँ, बी करेक्ट है आंसर, बिल्कुल सही है. आ रहा है सभी का? बताने की जरूरत है? नहीं हो गया सभी का? देखो ना क्या बोला गया क्वेश्चन में. डेल्टा 1 क्या है? डेल्टा बेस 0 के एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स का इस्तेमाल करके डेल्टा 1 बना. तो डेल्टा 1 इज द डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ डेल्टा बेस 0. तो डेल्टा बेस सी की जगह डेल्टा 1 आ गया. इज इक्वल टू डेल्टा बेस 0 आएगा. पावर ऑर्डर कितना है इसका? यहां पर ऑर्डर 3 है डेल्टा बेस 0 का, तो 3 माइनस का 1 यानी 2. तो डेल्टा 1 डेल्टा बेस 0 का स्क्वायर आ गया. अगले की बात करते हैं. अब डेल्टा 2 डेल्टा 1 के कोफैक्टर्स का इस्तेमाल करके, तो डेल्टा 1 का स्क्वायर आएगा, है ना. डेल्टा 3 इसी तरह
डेल्टा 2 का स्क्वायर आएगा। चलते जाएंगे तो डेल्टा बेस n क्या आएगा, डेल्टा बेस किसका स्क्वायर आ जाएगा, उससे पहले वाले का, है ना, यानी डेल्टा बेस n-1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये पीछे 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 चलते जाएंगे तो सारे ये मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। ये समझ आ रही है बात, ये तो n की वैल्यू मान लो, कुछ भी क्या फर्क पड़ रहा है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 पे मान लो, उसके हिसाब से आंसर निकाल लो, तो डेल्टा बेस n आ जाएगा वहां से। समझ आ रही है बात मेरी, क्यों ये आएगा ना, डेल्टा बेस 0 का स्क्वायर इंटू डेल्टा बेस 0 का स्क्वायर चलता जा रहा है और पावर में n आ जाएगा, तो या डेल्टा बेस 2 की पावर n हो जाएगा। नहीं समझ आया, नहीं आया, हाँ तूने कैसे किया बता जरा मुझे। ये आ गया और ये आ गया, अगली बात बोलो। देखो डेल्टा 2 कितना हो जाएगा, डेल्टा 1 की वैल्यू डेल्टा बेस 0 की पावर 2, की पावर 2 ऐसे कुछ कह रहे हो, है ना। हाँ भैया आदित्य समझ में आ रही है बात ये? ठीक है, यानी डेल्टा बेस 2 क्या हो जाएगा, डेल्टा बेस 0 की पावर 2 की पावर 2 हो जाएगा, ऐसा बोल दो। अब जो डेल्टा बेस 3 है वो क्या है, डेल्टा बेस 2 का स्क्वायर है, यानी डेल्टा बेस 3 कितना आ गया, डेल्टा बेस 2 कितना है, ये रहा, यानी डेल्टा बेस 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 आ जाएगा, ऐसे होता चला जाएगा, पावर एन हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। तो डेल्टा बेस 0 की पावर 2 की पावर एन, ऐसे केस में कंफ्यूजन मत करें, एन की कोई भी वैल्यू अपनी मर्जी से मान लें, उसको नाम दे देते हैं हम इंडक्शन के थ्रू, मतलब वही तरीका है और कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए आगे लिखे, टॉपिक का नाम मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, बोलना शुरू करें। डिटर्मिनेंट्स के मल्टीप्लीकेशन में हम क्या बात कर रहे हैं, लिखो जरा। मान लो ऑर्डर टू को पकड़ लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट मतलब हमने एक मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन पढ़ा हुआ है, मैट्रिसेस में हमने कहा था रो बाय कॉलम का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट के अंदर में रो बाय कॉलम, कॉलम बाय कॉलम, कॉलम बाय रो, कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है, चारों चारों चीजें एक्सेप्टेबल है, राइट। यानी जैसे कि मान लो मैंने एक A1 B1 A2 B2 ऑर्डर 2 का एक डेट ले लिया, और इसी तरह L1 M1 L2 M2, ये ऑर्डर 2 का मैंने एक और डेट ले लिया। तो आपकी इच्छा है रो कॉलम, कॉलम कॉलम, कॉलम रो, रो रो, कोई भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। व्हेन आई से, मान लो रो का रो से मल्टीप्लीकेशन, इस रो का इस रो के साथ मल्टीप्लीकेशन कर दो, फिर इसका इसके साथ कर दो, यानी और रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, यानी A1 इंटू L1 प्लस B1 इंटू M1। मैंने ऐसे रो का मल्टीप्लीकेशन मतलब रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करके ऐड करना, यही काम हम मैट्रिसेस में भी करते थे, बस वहां पर रो और कॉलम का ही एक्सेप्टेबल है, यहाँ पर चारों चीजें एक्सेप्टेबल है। क्लियर होगी बात। और फिर हम रो का इस रो के साथ में, यानी A1 L2 प्लस B1 M2, फिर इस रो की बात कर रहे हैं A2 L1 प्लस B2 M1, और ये आ जाएगा A2 L2 प्लस B2 M2। अब आप, मैंने जैसे ये वाला ऑपरेशन लगाया, आपकी इच्छा कोई भी लगाओगे, दिखने में हो सकता है वो डिफरेंट लगे, लेकिन डिटर्मिनेंट को फाइनली जब सॉल्व करोगे ना, सॉल्व करना तो आता ही है ना डिटर्मिनेंट को एक्सपेंशन के थ्रू, चारों केस में वैल्यू बराबर आएगी, कोई फर्क नहीं आएगा। हो सकता है कोई एलिमेंट कहीं आ जाए, कोई कहीं आ जाए, दिखने में वो अलग नजर आएगा, लेकिन फाइनल आंसर सेम होगा। इज दैट क्लियर यहां तक, अच्छे से क्लियर हो गई बात, लिख लें ये बात।
एक ये क्वेश्चन लिखे। थ्योरी पार्ट आपका इस चैप्टर का खत्म हो चुका है। बस इसका एक एक क्वेश्चन है और एक और करा रहा हूं। मल्टीप्लिकेशन का मुझे एक आइडिया देना है कि कैसे समझ पाते हैं चीजों को या कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब आराम से मेरी बात समझे। हमने ये प्रूव करना है ये जो डेट है इक्वल टू जीरो है। ना तो इसमें रो कॉलम ऑपरेशन सजेस्टिबल है, बहुत लंबा चला जाएगा, बेकार हो जाएगा। ना इसमें एक्सपेंशन करना सजेस्टेबल है, अगेन बहुत लंबा चला जाएगा। तो इसका एक और तरीका है, और इसकी पहचान क्या है कि इसमें यही तरीका अपनाया जाएगा। इसमें पहचान ये है, समथिंग इंटू समथिंग प्लस समथिंग इंटू समथिंग लिखा हुआ है। मतलब क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन हो रहा है चीजों का। हम दो मैट्रिसेस का, दो डिटर्मिनेंट्स का, ये ऑर्डर 3 की बात हो रही है, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मान लो पहली रो का अगले कॉलम के साथ, अगले डेट के कॉलम के साथ में, तो पहले एलिमेंट का पहले के साथ, फिर दूसरे का दूसरे के साथ, फिर ऐड करेंगे। तीसरे का तीसरे के साथ आना चाहिए था पर आ नहीं रहा, तो मतलब जीरो रहा होगा वहां। या तो दोनों डिटर्मिनेंट के अंदर में एक कॉलम या एक रो कंप्लीट जीरो जीरो रही होगी, या जीरो इंटू समथिंग बन के जीरो रहा होगा। दो ही चीजें संभव है। तीसरा एलिमेंट समथिंग इंटू समथिंग की जगह जीरो आ रहा है, तो एक ही दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो दोनों जीरो है या दोनों में से कोई एक का एलिमेंट जीरो आ रहा है। एम आई राइट? यहां तक सहमत है सब लोग? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं किसी तरीके की। बस इसी के ऊपर दिमाग लगाना है अब अपने को कि कैसे हम क्रिएट करें। ये तो कंफर्म है ये वैल्यू जीरो आ रही है, पेपर में आ जाएगा, फाइंड इट्स वैल्यू करके आ जाएगा, है ना? तो हम एक्सपेंशन नहीं करेंगे। ये पहचान मैंने बता दी कि आप कैसे सोचने लगे इस डायरेक्शन में कि इसमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट्स लिखा हुआ है। लेकिन अभी अपने को ये बात इस क्वेश्चन में समझ आ गई है, दो डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 का मल्टीप्लीकेशन है, और डेट ऑफ ऑर्डर 3 का ऑर्डर 3 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, ऑर्डर 3 का ऑर्डर 2 या वैसा वर्षा पॉसिबल नहीं है। क्लियर होगी बात यहां तक? चलिए अगली बात पे आते हैं। तो मेरा मन आया, मैंने क्या करा, ये A1 L1 लिखा है, या ये एक डेट लिख लिया, फिर यहां दूसरा डेट लिख लिया। अपने को बस पोजीशनिंग करनी है कौन कहां पर आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन में ये ध्यान रहे, A1 B1 A2 B2 A3 B3 किसी एक का हिस्सा होंगे, L1 M1 L2 M2 L3 M3 किसी दूसरे का हिस्सा रहे होंगे। ये कन्फर्म है, इतनी सिमेट्रिक अधिकतर मेंटेन रहती है। अधिकतर मैंने कहा, मैंने ये नहीं कहा हमेशा, अधिकतर। क्लियर होगी बात ही? तो यहां A1 आया, चलो जी यहां L1 लिख दिया। A1 इंटू L1 कुछ भी करूंगा, रो बाय कॉलम, रो बाय रो, वट एवर आई डू, पहले एलिमेंट का तो पहले से मल्टीप्लीकेशन होगा, ये तो कंफर्म हो गई बात। ठीक है जी, A1 L1 खत्म हो गई बात। अब B1 M1, एक मिनट के लिए यहाँ B1 लिख देते हैं, यहाँ M1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर में? हो सकता है हम जो सोच रहे हो रो बाय रो सोच रहे हो, क्वेश्चन ने रो बाय कॉलम दिया हो, ऐसा ही होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। बट हम ऑप्शंस ही फिगर आउट कर सकते हैं, उसी के अनुसार चीजें लिख सकते हैं, और तो कोई वे आउट नहीं है अपने पास, लिख लिया हमने, कोई बात नहीं। अगला जीरो आ रहा है, एक काम करते हैं, अपनी मन मर्जी से मान लेते हैं ये भी जीरो और ये भी जीरो, मान लेते हैं एक मिनट के लिए। हमें नहीं पता कि जीरो है कि नहीं है, बट इतना पता है जीरो आ रहा है, तो दोनों जगह जीरो आ रहा होगा या किसी एक जगह जीरो आ रहा होगा, ये तो तय हो गई बात ही। क्लियर है यहां तक? अगली बात पे आते हैं। अब ये एलिमेंट का काम खत्म हो गया। अब अगला
A1 L2 लिखा है, B1 M2, आप अपने आप बताओ A1 L2, तो क्या करूं मैं, बात खत्म हो गई, L2 लिखूंगा और M2 लिखूंगा और 0, A1 L2 B1 M2 और 0 0, बोलो क्लियर। उधर देखो A1 L3 B1 M3 0, खत्म हो गई बात। बोलो, जैसे ही मैंने इतना पोर्शन भी लिख लिया, आगे लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर मेरे से इसकी वैल्यू पूछी होती, मान लो क्वेश्चन ना होता प्रूव करना, इसकी वैल्यू पूछी होती, तो मेरा आंसर 0 यहीं तक आ चुका है, खत्म हो गई बात। क्योंकि किसी एक डिटर्मिनेंट के अंदर में सारे रो के सारे एलिमेंट या कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 है, तो इसकी वैल्यू 0 है, भले इसकी कुछ भी होती रहे, 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, पक्की बात है। खत्म हो गई बात यहां तक। ये थॉट प्रोसेस आपका होना चाहिए जब भी समथिंग इंटू समथिंग प्लस माइनस समथिंग इंटू समथिंग फॉर्मेट में चीजें लिखी गई है डेट के अंदर में, तो इस तरीके से सोचेंगे आप, ठीक। और कोई तीसरा तरीका नहीं, दूसरा तरीका और कोई नहीं है इसके अलावा, बस थॉट डालना पड़ेगा। समझ में आ गई क्या बात ये। अब मुझे आगे दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। सिमिट्री कह रही है, L1 L2 L3 आ रहा है, तो यहां पर क्या आ रहा होगा, A2 और A3 आ रहा होगा, और यहां पर क्या आ रहा होगा, B2 और B3 आ रहा होगा, और यहां पर 0 आ रहा होगा और यहाँ 0 आ रहा होगा। खत्म हो गई बात, करके देख लो, वेरीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुई बात की नहीं, नहीं समझ आई बात, पक्का क्लियर है, अभी का समझ में आ गई बात, ठीक है। लिखें, एक और क्वेश्चन करा रहा हूं। ये क्वेश्चन हमें इसकी वैल्यू बतानी है। बिलोंग्स टू रियल नंबर, गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा पढ़े नहीं क्या आप लोगों ने, एटॉमिक स्ट्रक्चर में नहीं पढ़ा। ओहो, ऐसे होता है। जहां तक मुझे आता है श्रोडिंगर इक्वेशन में इस्तेमाल होती है चीजें, अल्फा बीटा गामा डेल्टा कुछ भी मान लो यार, नाम से क्या फर्क पड़ेगा। करिए इस क्वेश्चन को ट्राई करें। हंसिका पॉजिटिवली मुझे आज वो भेज देना सब, और सभी ने अपने डाउट्स जो है वो लेवल 2 वाले आज लिख करके इनको भेज देना, हंसिका को भेज देना, और उनको कॉमन फिगर आउट करके भेज देना। कर लोगे ना पक्का है, या यू रिक्वायर हेल्प ऑफ समबडी। हाँ हाँ, बस बस बस, और भेजने का समय आज तक है, आज शाम तक भेज देंगे इनके पास, ठीक है ना। रात को 8 9 बजे के आसपास मेरे पास भेज देना जो भी आएंगे आप, उसके बाद किसी को एंटरटेन करने की जरूरत नहीं। आपकी ड्यूटी है इनको लिख करके देना डाउट्स। मेरे को कल दे देना, कल क्लास है ना, कल दे देना मुझे लिख के बस। चलिए अभी बात करें इस बारे में। अब इस क्वेश्चन का भी आंसर 0 ही आएगा। सवाल उठता है ये कैसे पता चला यहां पर कि ये मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है, अगेन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स।
ये साफ साफ पता लग रहा है, इसको देखो जरा क्या लिखा होगा ये, कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, समथिंग इंटू समथिंग प्लस समथिंग इंटू समथिंग आ गया, ठीक। तीसरा समथिंग समथिंग गायब है तो वो 0 0 रहा होगा। अब सवाल है वो कौन है, और यहां पर जो वन आ रहा है वो कंफर्म है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा है। अगर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा है प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, वो भी साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो लिखा हुआ है समथिंग इंटू समथिंग अगेन प्लस समथिंग इंटू समथिंग वाला फॉर्मेट ही है दोबारा का दोबारा। ऑर्डर 3 डिटरमिनेंट की बात हो रही है, तो सोचो जरा क्या लिखा जाए इसको। बताओ जरा क्या लिखे, ये एक डेटा आ गया, ये दूसरा एक डेटा आ गया, तो बताओ क्या क्या लिखे, कहां से शुरुआत कर लें। कॉस अल्फा से शुरुआत कर लेते हैं, चाहे साइन अल्फा से कर लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेट अस सी ये कॉस अल्फा है, इतना पता है यहां पर 1 आ रहा है, तो यहां पर क्या आ रहा होगा कॉस अल्फा। बोलो, ये तो पक्की बात है, तभी तो कॉस स्क्वायर अल्फा आ रहा होगा, और तो कोई तरीका नहीं है। नहीं समझ आई बात है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा आ रहा होगा, फिर साइन स्क्वायर अल्फा चाहिए तो यहाँ साइन अल्फा आ रहा होगा, यहाँ भी साइन अल्फा आ रहा होगा, तभी आएगा, वरना तो नहीं आएगा। तभी तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 0 आ रहा होगा, तभी वो 1 बन रहा है। यहाँ 0 और यहाँ 0 लिख दिया, नहीं होगा तो चेंज कर देंगे, देखी जाएगी। क्लियर है बात यहां तक। अब इसकी बात कर लो, कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा, तो यहां पर कॉस बीटा लिख लेते हैं, है ना, यहां पर कॉस बीटा लिख देते हैं, और क्या लिखे, कॉस बीटा इंटू, एक मिनट, कॉस अल्फा इंटू, सॉरी इसी रो को इस रो के साथ किया, इसको छोड़ दो, इस रो को इस रो के साथ में, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, वो बन गया, ये भी 0 आ गया, दोबारा रख दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर गामा वाली बात आ गई, अल्फा तो आ ही रहा है, कॉस गामा और साइन गामा, और ये 0 आ गया। बोलो क्लियर है क्या, कोई कंफ्यूजन नहीं, यहीं तक कहानी खत्म हो चुकी है, आंसर आ चुका है, ये 0 आ गई वैल्यूज की, इनटू एनीथिंग, ये 0 आ गया, खत्म बात। ऐसे ही आप तरीका एनालिसिस करने का चीजों का, किसी एक तरीके को पकड़ लो, रो बाय कॉलम, कॉलम बाय कॉलम, कॉलम बाय रो, उसी के अनुसार स्टिक टू द थिंग्स वट एवर यूर ट्राइंग, उसके बाद आंसर निकाल दो, खत्म हो गई बात। क्लियर, नहीं समझ आई बात। फिर अपने आप बताओ यहाँ क्या आएगा, यहां पर इसके साथ में आना चाहिए, तो क्या आएगा कॉस, अब ये वाली रो का काम खत्म, अब ये कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये कॉस अल्फा है तो यहाँ कॉस बीटा आ रहा होगा, यहाँ साइन बीटा आ रहा होगा, यहाँ 0 आ रहा होगा, यहाँ फिर से कॉस गामा, यहाँ से फिर से साइन गामा, और ये 0 0 इंटू 0, आंसर फिर से फाइनली 0 आ गया आपके पास। दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। मैंने अपनी तरफ से जितना भी काम कराना था, चाहे वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर में है या जिस भी चीज के अंदर में, आई एम डन विद द एंटायर चैप्टर। अब आपका रोल शुरू होता है, ये बता दो आप, जेन्युइनली बताना है मुझे, मैंने जो असाइनमेंट भेज रखी है उसका 1 2 3 4, 1 सबसे हो गया, हाँ है ना, ईमानदारी से बताना है, झूठ नहीं बोलना फालतू का। 2 सबसे हो गया, यस और नो, कितनों ने कर लिया 2, बताओ कब कब तक होएगा ये, खत्म करो उसको एज अर्ली एज पॉसिबल। कब करना था, डिस्कशन करना है हमने, मैंने डेट लिखी, कल करना है तो कल करेंगे बस। कल कल मैंने नया चैप्टर शुरू करना है और आखिरी में छोटा सा डिस्कशन कर लेंगे। एक ही दिन में सारा डिस्कशन नहीं खत्म करते, चलो एक काम कर लेते हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा डिस्कशन कल कर लेंगे और थोड़ा सा डिस्कशन उससे अगली क्लास में कर लेंगे। कल संडे है तो एक काम कर लेंगे, अगली 2 या 3 क्लास में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन का टाइम निकाल के by next Wednesday let us target to complete the discussion of level 2 as well as level 3 at least, can be done। बोलो बोलो, कर ले, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो वरना फायदा नहीं होगा। जब मैं क्लासेस लेने की बात कर रहा हूं, हमेशा जो मैं एडवांस क्लास या लेवल 2 की डिस्कशन की क्लास करूंगा उसके अंदर में मैं हमेशा 1 या 1.5 चैप्टर पीछे चलूंगा, ताकि आप उतना काम कर चुके हो कि उसका बेसिक मिनिमम लेवल अटेन कर लिया, उससे ऊपर की बात करेंगे। 1 महीने का गैप मिनिमम मेंटेन करूंगा मैं उसके अंदर में, ठीक है ना।
इसीलिए मैं 1 से 1.5 महीने पढ़ाने के बाद शुरू करता हूं उसको मैं। और अब ऑलरेडी हमारे पास अप्रैल चला गया, मई चला गया, 2 महीने हो गए हैं, 2-2.5 महीने। अब सफिशिएंट हम काम कर सकते हैं, टेस्ट भी हो गए सफिशिएंट। डन। लेकिन शर्त है जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको मैं लेवल 2 या एडवांस क्लासेस के अंदर में से हटा भी दूंगा, क्योंकि मैं आज या कल बैठ करके एक पूरा एक सिस्टम बनाऊंगा। कुछ लेवल 1 के बच्चों के लिए भी क्लासेस, कुछ लेवल 2 के लिए भी क्लासेस, ऐसा कुछ बनाऊंगा ताकि सबको एक पर्याप्त समय मिले। जिसकी जैसी जरूरत उसके अनुसार उसको पूरा समय मिलना चाहिए। डन हो गई बात है ना। ऑल्टरनेट वीक पे रखेंगे आपकी क्लास, हर हफ्ते नहीं रखेंगे, ऑल्टरनेट वीक पे। राइट, इनफ है आज के लिए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, सी यू।